Welcome you all. आज हम 11th का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। 11th का जो पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है उसमें एक तो मेजरमेंट्स है और मैथमेटिकल टूल्स है, उसके बाद मैकेनिक्स आता है। तो अगर हम सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से देखें तो मैथमेटिकल टूल्स जो है और साथ में मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और मैथमेटिकल टूल्स, ये दो जो पोर्शन है ये बेसिक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो ये चीज़ें आपने ज़रूरी समझनी है, तब जाके आप फिजिक्स को सही मानों में समझ पाएंगे, या आप एक इंडिपेंडेंट फिजिक्स पढ़ने वाले बन सकते हैं। कि अगर आपको एक बुक स्टडी करनी है, कोई भी बुक जो आप खुद स्टडी करना चाहते हैं, तो जो बेसिक उसके लिए जो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से आप उस बुक के साथ बात करोगे, तो वो आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन है और मैथमेटिकल टूल्स है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैथमेटिकल टूल्स है, इसके बगैर तो बिल्कुल ही नहीं है। फिजिक्स को समझना है, क्वालिटी को समझना है, यू नीड टू हैव ए क्वांटिटेटिव अप्रोच। फिजिक्स अगर क्वालिटी देता है तो क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो तो मैथमेटिक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो टूल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक तरह का ऐसा सामान है, एक तरह का ऐसा वेपन है जिसके जरिए से हम फिजिक्स के जितने भी आइडियाज हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव वे में, यानी कि हम उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें उनका अंदाजा हमें आ जाएगा। तो मैथमेटिकल टूल्स में जब आप 10th से 11th में आते हो तो मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। 10th तक जो आपका मैथमेटिक्स होता है वो मोस्टली अर्थमेटिक्स होता है। उसके जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपका जियोमेट्री पार्ट होता है। उसमें आपको बस यही 4 ऑपरेशन के साथ खेलना होता है, वो अर्थमेटिक्स होता है। लेकिन जब आप ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाली क्लासेस में आ जाते हैं, अगर आपको फिजिक्स से कैरियर लेना है या आप फिजिक्स को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो एडवांस में जाता है, एडवांस स्टैंडर्ड जाता है। उसमें एडवांसमेंट आती है, आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड मैथ को समझने की जरूरत है। उसमें जो मैथमेटिकल टूल्स रखे गए हैं सिलेबस में, उसमें पहला पार्ट जो है वो है कैलकुलस और दूसरा जो है वो है वेक्टर्स और साथ में है ग्राफ्स। मैथमेटिकल टूल्स में ये 3 चीजें जिनको समझने के लिए आपको हर तरह की कोशिश करनी है, तब जाके आप एक इंडिपेंडेंट फिजिक्स लर्नर बन सकते हैं। या आप ऐसा कहें कि आपको कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो एक मैकेनिज्म बेस्ड स्टडी करने के लिए आपको लाजमी है ये पहले अंडरस्टैंड करना है। आप यहां पे इन्हें ऐसे ही ट्रिक समझ के याद नहीं रख सकते हैं जब तक ना आपको एक रूल पता होगा, एक मैकेनिज्म पता होगा कि जो एडवांस्ड मैथमेटिक्स है, चाहे वो कैलकुलस है, चाहे वो वेक्टर्स है, चाहे वो ग्राफ्स है, ये कैसे इस्तेमाल हो जाता है और हम इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास टूल्स है, ये हमारे पास औजार है जिससे हम फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को क्वांटिटेटिव वे में समझ सकते हैं। किसी भी आइडिया को हम फिर नंबरिंग या उसको क्वांटिटेटिव लेवल पे लाके
हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स में जो सिलेबस आपका दिया गया है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस मेजरमेंट इसके बाद भी है या इससे पहले भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुसूसन उन स्टूडेंट्स को बता दूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अगर 11th का मैथम फिजिक्स जो है वो अगर 6 मंथ का कोर्स है, अगर आप इन दो चैप्टर्स को समझने के लिए 2 मंथ भी देते हो, जब तक ना ये दो स्ट्रांगली आपको समझ आ जाएंगे, तब तक रेस्ट ऑफ द फिजिक्स जो बाकी पोर्शन है नहीं आएगा समझ। आपको गोटिया रटा याद रखना है, समथिंग लाइक गोटा याद रखना है। तो इन दो को आप टाइम दीजिए, इन दो को समझने की कोशिश करें, बाकी रेस्ट ऑफ द फिजिक्स जो है वो इन्हीं पे डिपेंड है। तो ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, तो हम ये कह सकते हैं फिजिक्स इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स या इट इज अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स हमें आइडियाज प्रोड्यूस करता है और आइडिया को हम मैथमेटिकली फिर आगे लाते हैं उनको समझने के लिए। तो इसमें जो हमारे पास एडवांस्ड मैथमेटिक्स है वो है हमारे पास कैलकुलस। कैलकुलस के हमारे पास दो पार्ट से, एक है डिफरेंशिएशन और है इंटीग्रेशन। वेक्टर्स भी हमारे पास हैं और ग्राफ्स के रूल समझने होंगे कि आप ग्राफिकली किसी चीज को कैसे अंडरस्टैंड करोगे। तो ये पोर्शन जो है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पोर्शन है और इंटीग्रेशन पोर्शन है। लेकिन डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपको सिलेबस में है दिया गया है, अगर मैं डिफरेंशिएशन का ही लेता हूं, डिफरेंशिएशन इसमें आपको पहले दिया गया है फंक्शन एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। फिर लिमिट ऑफ फंक्शन को समझने के बाद आप डिफरेंशिएशन पे जाते हैं। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये मैथमेटिकल टेक्निक है। किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए हम उसकी एक्यूरेसी तक कैसे जाएंगे। डिफरेंशिएशन एक मॉडिफाइड या आप कह सकते हो एक अच्छा तरीका है जो एक्यूरेसी की तरफ हमें ले जाता है। डिफरेंशिएशन करके हम किसी भी प्रोसेस के तह तक पहुंच सकते हैं, हम किसी भी प्रोसेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम 10th तक का जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें हम सिर्फ एवरेज वैल्यू की इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहां पे हम एवरेज से हट के एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब हम एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें एडवांस्ड मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है और उस एडवांस्ड मैथमेटिक्स में हमें आता है कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। लेकिन डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हमें जरूरी है फंक्शन को समझें और लिमिट ऑफ फंक्शन को समझें। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन बच्चों को जो फिजिक्स को समझना चाहते हैं, अगर टाइम भी लगता है लेकिन फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन को समझने की बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है। उसके बाद डिफरेंशिएशन को सही मानों में समझने के बाद उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस हो, कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो, कहीं भी कोई भी कैलोरीमेट्री में हो, कहीं भी हो, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तब जाके आपकी फिजिक्स आगे आसान बन जाती है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैथमेटिकल टूल्स में जो हमारे पास है डिफरेंशिएशन, उसको समझने के लिए हमें फंक्शन को समझना है और लिमिट ऑफ ए फंक्शन को। इसके ऊपर हम हल्की हल्की सी बात करेंगे बाद में जब हम आगे आगे जाएंगे और अब जब हमें सिलेबस को मोर आगे मजीद हम ले चलेंगे तब जाके हम इसको मजीद एक्सप्रेस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और कैसे इसको अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही है। तो चलते हैं हम फंक्शन और लिमिट ऑफ ए फंक्शन में। मैं ऐसे समझाता हूं आपको
कि अगर हमारे पास 2-3 वेरिएबल है, लेकिन हम 2 वेरिएबल्स को चूज करते हैं। आप कहीं इनपुट देते हैं और वहां से आउटपुट निकलता है। अगर मैं y इक्वल टू एक्स लिखूंगा, सपोज इफ आई राइट y इज इक्वल टू एक्स, ये जो x है, इस इक्वेशन को ग्राफिकली भी दिखाना है और इसको समझने की जरूरत भी है। मैं y को रिप्लेस करूंगा किसी और टर्म से, उसको भी समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जब आप लोअर क्लास में होते हैं आप ऐसे लिखते हो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो ये एक फंक्शन होती है डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती है। आप एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां मैं y इज इक्वल टू एक्स लिख रहा हूं। ये x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखें आप। जब मैं x का वैल्यू चेंज करूंगा तब y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। x मेरे कंट्रोल में है और y x के कंट्रोल में है, इसीलिए y को डिपेंडेंट बोलते हैं। फिर से याद रखें, x का वैल्यू मैं जो दूंगा मेरी मर्जी है, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y का वैल्यू जो है वो कंप्लीटली x पे है। अगर मैं x1 देता हूं, y फिर 1 आ जाएगा। y खुद कोई वैल्यू नहीं ले सकता है, y डिपेंड है x पे। अगर मैं x2 दे दूंगा, y भी 2 आ जाएगा। तो ये जो x है ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है ये हमारे कंट्रोल में है। इनपुट हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है, आउटपुट हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वो इनपुट कितना दे देंगे हम, उसी हिसाब से आउटपुट देगा, वो प्रोसेस के हिसाब से आउटपुट मांगेगा। आप किसी मशीन में इनपुट देते हो, आउटपुट यहां से निकलता है। तो ये x है, ये y है। y डिपेंड्स अपॉन x। इस y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि ये y ही समझो आप, ये यही है। चाहे आप f ऑफ x लिखो या y लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। y हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लिखते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी, लेकिन जब हमें f ऑफ x लिखना होता है, असल वे ये है, असल तरीका लिखने का यही है। आपको अब ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करनी है कि मुझे f ऑफ x को कैसे समझना है। पुट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। जब मैंने x1 दिया y1 निकला, जब मैंने x2 दिया y2 निकला, यानी कि जब मैंने x1 दिया फंक्शन ऑफ x भी, फंक्शन ऑफ 1 भी 1 ही था। जब मैंने x2 दिया फंक्शन ऑफ 2 भी 2 ही था, यानी कि 2 ने जो काम किया उसका जो आउटपुट आया वो ये था। यानी कि ये वाला पोर्शन हमें इनपुट दिखाता है और ये हमें आउटपुट दिखाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आप पुट x इज इक्वल टू 1 दे दें, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, f ऑफ 1 कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2, f ऑफ 1 इक्वल टू 5। जब आपने इनपुट 1 दे दिया, आपका आउटपुट 5 आ गया, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 यानी कि आउटपुट ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। तो जो 5 है, यानी कि ऐसे आप लिख सकता हूं इसको इस सूरत में, y इज इक्वल टू 3x plus 2, when x was equal to 1, y becomes equal to 3 into 1 plus 2, y becomes equal to 3 plus 2 equal to 5. So you put x1, you get y5, or you put x1, you get f of 1, 5. यानी कि फंक्शन ऑफ x you get 5. फंक्शन सिंपली आपको इनपुट और आउटपुट दिखाता है। अब फंक्शन के टाइप्स होते हैं। सपोज मैंने यहां लिखा f of x is equal to x। अब हमारे पास फंक्शन के टाइप्स हैं, उससे पहले हम इसका ग्राफ देखेंगे। फंक्शन का ग्राफ कैसे हम डाल देते हैं।
सपोज ये एक ग्राफ है, ये यहां से एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यानी कि यहां से जो वेरिएबल जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जा रहे हैं, और यहां से जो वेरिएबल जा रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल जा रहे हैं। ये तो नंबरिंग पे है। सपोज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, पुट x इक्वल टू 1, you get y is equal to 1 plus 2 3, put x is equal to 3, you get y is equal to 3 plus 3 5। वो आपका जो जब आपने x दिया था वैल्यू, आपका y कितना आया था 3, यहाँ पे आया था। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 and 3। जब आपने 2 दिया था, x3 दिया था, तो y कितना आ गया 5। These are the coordinates of 3 and 5। ये पॉइंट्स आ गए हमें, ग्राफिकल पॉइंट्स। ये जो कर्व ऐसे आ गई, तो ये इसके ये जो ये वाले पॉइंट्स है 1 और 3 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, 3 और 5 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये ग्राफिकल हम ऐसे लिखते हैं। सपोज अगर मैं यहां दूंगा, फिर से अब टर्म समझने की कोशिश करो। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, या इसको मैं ऐसे लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, इफ x इज इक्वल टू 1, f of 1 comes out to be equal to 1 plus 2 is equal to 3। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। यहां पे मैं अब टर्म एक्सप्लेन करने जाता हूं। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? यहां जब आप x1 दोगे, एग्जैक्टली f ऑफ 1 3 आ जाएगा। जब आप x2 दे दोगे, f ऑफ 2 4 आएगा। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ये एग्जैक्टनेस दिखाता है, एग्जैक्टनेस यानी कि इक्वलिटी दिखाता है। कुछ जगहों पे इक्वलिटी नहीं आ सकती है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं? पॉइंट ये है, अब f of x is equal to x plus 2, when I put x2 I get simply f of 1 equal to 3। when I put x2, ये y की सूरत में लिखा, ये f of x की सूरत में लिखा, सेम है। ये भी यही बात है y की। x is equal to 1, y is equal to 3। go y when x was equal to 1, your y is equal to 3, this is called the value of a function। when x is equal to 2, you get y is equal to 2 plus 2, you get y is equal to 4, called the value of a function। अब मैं इसी पॉइंट को और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज यही ग्राफ है, सपोज ये 1 है और ये 2 है। यहां तक 1.1 है, यहां तक 1.2 है, यहां तक 1.3 है। अब ध्यान रखना, यहां तक 1.4 है, यहां तक 1.5 है। चलो मैं 2 यहां मान देता हूं, फिर यहां पे 3 मान देता हूं। यहां 1.5 है, फिर 1.6, फिर 1.7, 1.8, 1.9, 1.999 के बाद मैं सीधे आ जाता हूं उस 2 के लास्ट जो पॉइंट होगा, 2 के आगे वाला जो लास्ट पॉइंट होगा, वो क्या पॉइंट होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 1.99999, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। यानी कि मैं 2 की तरफ जा रहा हूं, लेकिन 2 से पहले जो पॉइंट है 1.9999 अप टू, यू कैन गो एनीवेयर,
उसके नजदीक जो 2 के नजदीक वाला पॉइंट है, लेकिन 2 पे एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा है, 2 से पहला वाला पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है? आई डोंट नो दैट। वो 1.9 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन 2 के एग्जैक्ट ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, या कहते हैं नेगेटिव लिमिट, नेगेटिव लिमिट ऑफ 2। अगर मैं यहां से आऊंगा 3 पॉइंट, यहां पे 2.99 होगा, यहां पे 2.8 होगा, यहां पे 2.7 होगा, यहां पे 2.6 होगा, यहां पे 2.5 होगा, यहां पे 2.4 होगा, 2.3, 2.1, 2.0001, लेकिन 2 के बराबर नहीं आएगा। 2 के बाद जो एक टर्म है वो 2.000001 होगा, लेकिन 2 के बराबर नहीं होगा, लाइक 2.000000। अब कहीं तक भी जाओ, लास्ट में 1। मुझे 2 के बाद का, यानी कि 2 से ग्रेटर वाला पॉइंट जो होगा, 2 के बाद जो ग्रेटर वाला पॉइंट होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट होगा, वो इसका अपर लिमिट होगा। अपर लिमिट या उसे पॉजिटिव लिमिट भी कहते हैं, इसको हम लिमिट वैल्यू कहते हैं, एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। इसके ऊपर और भी इंटरप्रिटेशन है इंडिटरमिनेट फॉर्म की, वो अलग है, फिलहाल हम सिंपली इस वे में समझ पाएंगे। यानी कि मैं अगर कहूं, यही इक्वेशन में ले रहा हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन x वाज 1, y कम आउट 2। लेकिन अब अगर मैं एग्जैक्टली लिमिट वैल्यू, सपोज ये जो पॉइंट 2 से पहले था, जो 2 से पहले वाला पॉइंट था, मुझे नहीं पता है वो कौन पॉइंट है, लेकिन उसका नाम है x रखूंगा, और 2 के बाद जो लास्ट वाला स्टार्टिंग वाला अपर वाला लिमिट वाला पॉइंट है, उसका नाम है x डैश से सपोज। यानी कि यहां समझने की कोशिश करें, लोअर लिमिट जो मैंने कहा, जो लोअर लिमिट वाला पॉइंट है, उसका नाम मैं x रखूंगा। सो नाउ पुट x टेंड्स टू 2, नॉट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2। x 2 के नजदीक है, जो लिमिट लोअर लिमिट वाला पॉइंट है, x टेंड्स टू 2, देन y कम्स आउट इक्वल टू 2 प्लस 2। आप यहां इक्वल टू नहीं लिख सकते हो, देन y टेंड्स टू 4। x टेंड्स टू 2, एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 के नजदीक है, बहुत नजदीक है, जब 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है जो 2 के नजदीक है, जब आप वो वैल्यू दोगे तो आप 2 के नजदीक जा रहे हो, यानी कि आप your x tends to 2, that time you can't say y is equal to 4, you can say y tends to 4. So this is limit of a value, limit of a function, limit value of a function, a limit of a function। जब आप इसमें एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 लिखोगे, so y comes out with 2 plus 2, y is equal to 4, this is value of a function। वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन में फर्क है। लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं जाता है, लेकिन उस पॉइंट के नजदीक नाइबरहुड में होता है, एप्सिलॉन नाइबरहुड बोलते हैं इसको, पॉजिटिव एप्सिलॉन नाइबरहुड, नेगेटिव एप्सिलॉन नाइबरहुड। तो 2 के नाइबरहुड में होता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 पे नहीं होता है। तब आप कह सकते हो x tends to 2, then implies y tends to 4, this is known as limit value of a function। अगर मैं ऐसे भी कहूंगा, से सपोज y is equal to 3x plus 1, if x is equal to 2, then y comes out to 3 into 2 plus 1, and y is equal to 3 to the 6 plus 1 is equal to 7। this is value of a function। अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूंगा, नहीं, x tends to 1, not exactly 1, it is approaching 1, it is near to 1, then y comes out to be equal to, यहां equal to नहीं आएगा, यहां tend to आएगा, y also tends to 3 प्लस x मैंने 1 किया, 1 या चलो 2 लेते हैं, 2 हमने 2 लिया वहां पे, 1 प्लस 1, दिस इक्वल y टेंड्स टू 3 6 7, यानी कि y भी एग्जैक्टली 7 पे नहीं जाएगा, y टेंड टू करेगा 7 को। तो ये है लिमिट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कि आप किस के नजदीक जा रहे हो। अब इसको हम मैथमेटिकली में
रिग्रेसिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये वे ऑफ राइटिंग इलस्ट्रेटिव फॉर्म। अब हम इसको रेग्रेसिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन हम सिंपली ऐसे डिस्कस करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन हम लिखते हैं लिमिट, सपोज एफ ऑफ एक्स की सूरत में लिख रहा हूं मैं, लेट मैं ऐसा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज द फंक्शन। हम कैसे लिख सकते हैं कोई भी फंक्शन, y लिखो, एफ ऑफ एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स मींस फंक्शन ऑफ एक्स। और अगर हमें लिमिट में लिखना हो तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू से समथिंग, सम वैल्यू से 0 of y, then it's got limit x tends to 0 f of x. If x tends to 0, then y also tends to 0. किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 हो रहा होगा। तो ये लिखने का तरीका है। अब हम, और ये है लिमिट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। हमारे पास, या मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू से a f ऑफ x या f ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं। ये लिमिट वैल्यू है, तो आपको लास्ट में x a टेंड करना है, y भी फिर किसकी तरफ टेंड जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। हमारे पास अब फंक्शन के टाइप्स हैं, हमारे पास फंक्शंस के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनॉमियल जैसे एक्सेसोरियम, हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेज़ पावर एक्स, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की लिमिट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल सकते हैं। लेकिन लिमिट वैल्यू का जो निकालने का तरीका है वो हम डिपेंड करता है क्वेश्चन के फंक्शन किस पैटर्न की है। तो अब हम इसको ग्राफिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। मैं दो ग्राफ्स बना लूंगा, एक y की सूरत में और एक f ऑफ x की सूरत में, दोनों सेम ही है। सपोज ये मेरे पास एक इनपुट है x1 या x इनपुट है, यहां से y एक्सिस है, यहां से x एक्सिस है। अब इनपुट है तो यहां पे डेफिनेटली इसका आउटपुट होगा सपोज y है। मैंने इनपुट और बढ़ा दिया, यहां पहुंच गया मैं, यानी कि x को मैंने इनपुट बढ़ा दिया डेल्टा x, स्मॉल ऐड किया, इसको इंक्रीमेंट, इसका वैल्यू एनहांस किया सिंपली। क्योंकि आप देखिए ऑरिजिन से यहां कम है तो यहां पे ज्यादा ही होगा। अगर ये यहां से 1 पे है, ऑब्वियसली ये तो 2 पे है, 1 + 1 ऐसे मैंने लिखा, वो है 2। यहां मुझे नहीं पता x का वैल्यू क्या है, मैंने स्मॉल चेंज की तो डेल्टा x आ गया। डेल्टा x का वैल्यू क्या हो सकता है, आई डोंट नो, वो डिपेंड करेगा फंक्शन पे किस पैटर्न की है। ऑब्वियसली अगर x का आउटपुट y है, इसका आउटपुट क्या होगा, वो यहां पे होगा कहीं y + डेल्टा y। क्योंकि अगर x यहां पे आ गया, x यहां बढ़ा, y यहां से बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो है, यहां से लाइन ड्रॉ करें, आप यहां से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन जो है पैरेलल टू दिस लाइन है, और इस लाइन को आप मिक्स कीजिए। ऑब्वियसली ये x है, y है, यहां तक ये y है, तो फिर ये भी y होगा। ये जो बीच की गैप है A B से C D was E, ये जो बीच की गैप जो चेंज आई, आपका इनिशियल वैल्यू x था, अब आप वैल्यू चेंज करके x + डेल्टा x से पहुंच गए। ये जो बीच में चेंज आ गई, ये कितना होगा, ये होगा फाइनल वैल्यू x + डेल्टा x माइनस इनिशियल वैल्यू x, कैंसिल हो जाएंगे तो ये डेल्टा x होगा। और ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल टू सी डी को है, तो ये भी डेल्टा x ही होगा। सिमिलरली यहां तक जो चेंज आई है वो y है,
ये मैंने यहां से ले ली स्ट्रेट लाइन, यहां तक चीज y है। x जब था तब वैल्यू y था, तो यहां तक y है। उसके बाद x प्लस डेल्टा x, तो y प्लस डेल्टा बन गया है। तो ये जो बीच की गैप जो होगी ये होगा फाइनल वैल्यू, यानी कि y प्लस डेल्टा x, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ गई है वो डेल्टा x है। और सिमिलरली डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ गई वो ये पोर्शन होगा, वो ये वाला पोर्शन होगा, यानी कि वो का फाइनल वैल्यू y प्लस डेल्टा y माइनस इनिशियल वैल्यू y कैंसल, वो डेल्टा y आएगा, दिस पोर्शन। यानी कि ये जो लाइन बन गई चेंज, दिस इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनका रेशो, इन दो का रेशो, यानी कि डेल्टा y बटा डेल्टा x, यानी कि जब आपने चेंज की इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इनपुट में आपने जब चेंज किया, आउटपुट में भी इक्विवेलेंट चेंज आ गई। सो आउटपुट कितना चेंज हुआ, आपके पास आउटपुट कितना आ गया, वो डिपेंड कर रहा है इनपुट पे। तो आप उसको रेशियो की सूरत में लिख रहे हो, द डेल्टा y गिव्स अ चेंज इन आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट। बिकॉज आप किसी चीज को चेंज आप देख रहे हो, इस यहां से जो चेंज आ रही है तब जाके आप यहां से चेंज स्टडी कर रहे हो। अब y में कितना चेंज हुआ वो डिपेंड करेगा पहले x में कितनी चेंज आई है। सो योर दिस चेंज डेल्टा y डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन डेल्टा x, यानी कि द चेंज इन डेल्टा y इज ड्यू टू डेल्टा x, द चेंज इन डेल्टा y causes ड्यू टू डेल्टा x, तो मींस दैट देयर इज चेंज इन डेल्टा y, चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां एक टर्म याद रखो, डिफरेंशिएशन और चेंज जो है ये सिनोनिम है। आप चेंज बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, एक ही बात है। तो चेंज इन y, यानी कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिव्स अ रेशियो। अगर मैं इसका लिमिट वैल्यू ले लूंगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर मैं इसका डेल्टा लिमिट वैल्यू ले लूंगा साथ में, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये जो वैल्यू बन गया ये, इसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या कहते हैं इसको डिफरेंशियल वैल्यू। और इसको लिखने का तरीका क्या है, वो है dy बाई dx। ये यही है, आप ऐसे कहो या ऐसे कहो, दिस इंस्टेंटेनियस फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म, और इसके लिखने का तरीका ये है। अब ये हमें क्या बताता है, ये असल में हमें बताया dy बाई dx ऑफ y, यानी कि जब आपने dy बाई dx चेंज that you caused in y x produces the change in y, यानी कि आपके आउटपुट में जो चेंज आई वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आई। हमेशा इसी को डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशियल वैल्यू कहते हैं, और इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन हमें देता है डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कितना आया ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशिएशन में अगर आपके पास दो वेरिएबल है x और y, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में रहता है। ये हमेशा याद रखें। अगर आपके पास p और q दो वेरिएबल्स है, p डिपेंडेंट है और q इंडिपेंडेंट है, तो आपकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी dp बाई dq। अगर आपका h हीट डिपेंडेंट है, p इंडिपेंडेंट है, तो आप लिख सकते हैं dh बाई dt। सो अगर आपकी हाइट डिपेंडेंट है, प्रेशर आपका डिपेंडेंट है, हाइट इंडिपेंडेंट, आप लिख सकते हैं dp बाई dh, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू q, सिमिलरली चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यही है डिफरेंशियल वैल्यू, यही लिखने का तरीका है। दिस डेल्टा y बाई डेल्टा x, अगर मैं इसको और तरीके से समझूं, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, अब ध्यान रखें, अब मैंने डिफरेंशियल वैल्यू इसका बनाया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म दोनों भी है, इंस्टेंट फॉर्म दोनों भी कह सकते हैं आप।
अब मैंने यहां पे सपोज ये C था, ये D है, ये E है। अब याद ध्यान रखें, ये एक ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं ये एंगल ले लूं, सपोज इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, इस लाइन को, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल आ जाता है बीच में। तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं सी डी ई, तो डेल दिस टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। मैंने यही डी वाई बाई डी एक्स लिया, मैं डायग्रामेटिकली फिर से ये बना दूंगा, फिर से समझा दूंगा ये बात, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसको एक बात देखना है सही से। ये हमारे 2 पॉइंट्स थे, ये ट्रायंगल हमें बन गई थी, ध्यान रखें। ये यहां तक डेल्टा वाई था और यहां ये डेल्टा एक्स था, ये थीटा था और ये ट्रांसवर्सल था थीटा के साथ, और यहां पे ये पॉइंट्स ऐसे थे। अब ये जो है थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा वाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप लिमिट वैल्यू भी लगा दोगे ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो आप टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो एज पर दिस कंडीशन। तो जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो टेन थीटा है। लेकिन अब एक और बात है, अब ये जो लाइन है स्लोप, इसको कहते हैं स्लोप, किसके बराबर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, वो टेन थीटा के बराबर है। यानी कि डिफरेंशिएशन जो है वो स्लोप है, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्चुअली चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आप ट्रिग्नोमेट्री में जब स्लोप लिखोगे तो यू कैन राइट टेन थीटा। In case of trigonometry, when you write the slope, you write in terms of tan theta. When you write the slope in terms of differentiation, then you write a dy by dx. और dy by dx से डिफरेंशिएशन भी, और tan भी एक्चुअली स्लोप ही देता है, क्योंकि tan का जो वैल्यू होता है वो है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर आपको चेंज अलोंग y एक्सिस देता है और बेस चेंज अलोंग x एक्सिस देता है। जो y की चेंज हो जाती है यहाँ की, वो डिपेंड होती है इस पे। अगर आपको ये वैल्यू पता होगा, ये वैल्यू पता होगा, आप यहाँ 3 है यहाँ 2 है, आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 या dy बाई डी एक्स इक्वल 3/2, आप ऐसे कर सकते हो कैलकुलेट। इसी पॉइंट को मैं, अब मेरे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स लिखो, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप tan थीटा लिखो, वो भी स्लोप ही है। इसको मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, राइट दिस, अगर मैं यहां x1 रखता तो यहां y1 होता, अगर मैं यहां x2 रखूंगा तो यहां y2 आ जाएगा। ऑब्वियसली यहां पे ऐसे लाइन पड़ेगी।